अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गफ़ार बिल्लू है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और आजकल आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हूँ। आज हम कोरोना बीमारी के मुतालिक बात करेंगे। ख़ास तौर पे बच्चों में कोरोना बीमारी किस तरह होती है, कैसे प्रेजेंट करती है, उसकी क्या अलामात होती हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है, उसकी रोकथाम के क्या ज़राए हैं। तो उसमें मोटी मोटी बातें आज हम करेंगे। तो खुशकिस्मती ये है कि 18 साल के बच्चे होते हैं और उससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, उसमें ये बीमारी कम होती है। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है और ये बड़ी खुशखबरी की बात है बच्चों के लिए। अब क्यों होती है उसके मुतालिक तो बहुत सारी साइंटिफिक वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, अब कितनी कम होती है देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ बहुत बड़ी वबा फैली है, और आपको जैसे पता है कि ये पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, पूरे 200 ममालिक में फैल चुकी है, कोई एक मुल्क भी छूटा नहीं है। लेकिन सबसे पहले चाइना में हुई, तो सबसे पहले वहाँ से फिगर्स हमें मिले हैं, तो वो 2% से कम बच्चों में हुई है। 18 साल से जो बच्चे कम हैं, सिर्फ 2% में कोरोना की बीमारी हुई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फैली है वो है अमेरिका। अमेरिका में 2% से कम बच्चों में फैली है। 18 साल से जो बच्चे कम हैं उसमें सिर्फ 2%। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इटली, स्पेन, इसमें भी बड़ी फैली, लेकिन वहाँ और भी बच्चे कम अफेक्टेड हुए हैं। जैसे इटली में 1% हुए और 1% से भी कम हुए स्पेन में हुए। साइंसदानों का हमारा अपना ये ख्याल है कि बच्चों में मुख्तलिफ़ वायरस की बीमारियाँ पहले 5 से लेकर 6 साल में हो जाती हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है उनसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे 25, 30, 40, 50 साल के। ख़ास तौर पे 50 साल से ऊपर के जो हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ही कम होती है। ये तो बड़ी अच्छी और खुशखबरी की बात है कि क्योंकि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है तो उसमें बीमारी कम है। अच्छा, हम देखते हैं कि उनकी अलामात क्या होती हैं बच्चों में। बच्चों में जो अलामात हैं वो एडल्ट की अलामात से मुख्तलिफ नहीं हैं। जो बड़ों में अलामात हैं तकरीबन वही हैं, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी है उसमें अलामात हैं नहीं, या तो बहुत कम अलामात हैं। मतलब मैं आपको अगर फिगर्स बताऊं तो 5% बच्चों में कोई अलामत नहीं होती। हालांकि उनमें कंफर्म कोरोना होता है, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डिज़ीज़ को। तो ये एक बड़ी मुश्किल बात है कि उनमें डिज़ीज़ है, वो माँ बाप को या डॉक्टर को ट्रांसमिट कर सकता है बच्चा, लेकिन उन 5% बच्चों में कोई अलामत नहीं होती। अच्छा, अब माइल्ड यानी बहुत ही मामूली सी अलामत होती है जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और हल्का सा बुखार हुआ, तो वो 50% में होता है। तो किसी भी वायरल डिजीज़ में वो मिसडायग्नोस हो सकता है, तो उनमें 50% में ये होता है। अब मॉडरेट डिजीज़ में ये है कि उसको खांसी भी होती है, नज़ला भी होता है, गले की खराश भी होती है, गले में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, बुखार भी होता है। ये तो फुल फ्लेज सिम्टम्स इसकी होगी, वो तकरीबन 40% में होता है। अब आ जाए सीरियस, तो सीरियस सिर्फ 5% बच्चों में होता है, 5% बच्चों। अब क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल का मतलब ये है कि स्पेशल केयर यूनिट में दाखिल होना है, जिसको ICU में दाखिल होना है, वो बच्चे सिर्फ 1% से कम होते हैं, 1% से कम जिनको ICU में जाना। अच्छा, वो बच्चे वो हैं या तो ज़्यादातर वो 1 साल से कम वाले बच्चे हैं, या ये वो बच्चे हैं जिसमें ऑलरेडी कोई ना कोई डिज़ीज़ थी, यानी हार्ट डिज़ीज़ थी, या पैदाइशी हार्ट डिज़ीज़ जिसको कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं वो थी, या किडनी डिज़ीज़ थी, या लंग्स की डिज़ीज़ थी। तो उनमें तो ये क्रिटिकल हो सकती है। यानी क्रिटिकल का मतलब है कि इसको ICU की ज़रूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन डिपेंडेंट होगी। उनमें से कुछ बच्चों को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती है। क्या बच्चों में इतनी सीरियस बीमारी होती है कि इनमें अमवात हो सकती हैं? हाँ भी और ना भी। 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें अमवात तो बहुत ही कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। हाँ, 1 साल, 2 साल या 1 साल से नीचे के जो बच्चे हैं इसमें अमवात हो सकती हैं। वो अमवात भी बहुत कम, यानी 1% से भी कम क्रिटिकल बच्चों में अमवात होती है। तो ये खुशकिस्मती की बात है। एक तो बच्चों में बीमारी कम होती है, उनकी अलामात कम होती हैं, उसमें क्रिटिकली इल बहुत कम होती हैं, बहुत कम बच्चों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, और इनमें अमवात भी बहुत कम होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनमें बीमारी जो है वो दूसरों को फैल सकती है।
यानी वही बच्चा अपने माँ बाप को बीमारी दे सकता है, या उसके मुआलिज को यानी डॉक्टर को दे सकता है, उसकी नर्स को दे सकता है, केयर गिवर को दे सकता है। और अगर जॉइंट फैमिली जैसे पाकिस्तान में होती है, नाना नानी या दादा दादी साथ रहते हैं, तो उनको वो बीमारी लग सकती है। अब मसला ये है कि माँ बाप में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये बीमारी लगी तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि जैसे जितनी भी साइंटिफिक रिपोर्ट दुनिया में से आई हैं वो बता रही हैं कि एडल्ट में वो लोग जो 55 या 60 साल से ऊपर के, उसमें ये बीमारी सीरियस हो सकती है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि वायरस के ट्रांसमिशन के 3 ज़राए जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। नाक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुंह माउथ, नोज़ एंड माउथ 2 वेरी इंपॉर्टेंट इनलेट्स, और 5% के करीब जो है वो आइज़। इन तीनों जगह में से किसी से अगर ट्रांसमिट नहीं होता है तो चांसेस ट्रांसमिशन के बहुत कम है। तो अगर बच्चा हमें पता चल जाए कि इसको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की डिजीज़ है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको आइसोलेट करके रखें उन माँ बाप से और उन बुज़ुर्गों से जो उसकी फैमिली में रहते हैं, ताकि बड़े एडल्ट्स और बुज़ुर्ग जो हैं वो इस बीमारी से बच जाएं। अब वो क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? तो जो केयर गिवर माँ है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना मुंह और नाक को बड़ी अच्छी तरह से कवर करे बच्चे का केयर करते वक्त। हाथ कोशिश करके ग्लव्स पहने हुए हों, उसके ग्लव्स पहने हुए हों। ग्लव्स पहने हुए नहीं हैं तो ये साबुन से हाथ धोए और सैनिटाइज़र ज़रूर हर वक्त इस्तेमाल करें, बच्चे की देखभाल से पहले भी और बच्चे की देखभाल के बाद भी। यानी उनको खाना सर्व किया है या उसके कपड़े बदले हैं या उसको नहलाया हुआ है तो फ़ौरन उसके बाद हाथ धो लें, और उससे पहले गलती से भी मुंह को या नाक को हाथ ना लगाए, आंखों को हाथ ना लगाए। तो ये केयर जो है वो डॉक्टर और नर्सिस भी करते हैं, तो वो भी कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करने के बावजूद वो लोग बच जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि उनका जो कपड़े हैं उसके ऊपर एक एप्रन पहना हुआ होना चाहिए ताकि उनके कपड़ों को भी ना लगे। उस रूम से निकलने के बाद वो एप्रन अपना हटा सकते हैं। अब वो एप्रन कपड़े का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वॉशेबल भी हो सकता है, तो गर्दन से नीचे तक का होना चाहिए। और केयर गिवर को ये भी है कि नाक तो कवर करेंगे, लेकिन आँखों को कवर करने के लिए गॉगल्स और सर को कवर करने के लिए या दुपट्टा है या ये है कि हेड का कवर भी वो कर लें। तो केयर गिवर के लिए वो डॉक्टर हो या नर्स हो या माँ हो, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे घर वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए और बच्चे को अलग से 14 दिन के लिए उस कमरे में अलग से रखा जाए जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव हो जाने के बाद फिर बच्चा अपनी फैमिली में फिर वापस शामिल हो सकता है। अच्छा, अब जिन बच्चों को बीमारी हो चुकी है, अब वो जिसको सिम्टमलेस हैं तो उनको कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 50% के करीब ऐसे हैं जिसमें माइल्ड सिम्टम्स होंगी। तो माइल्ड सिम्टम्स वाले बच्चे हैं, इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको अगर बुखार है 100 से ऊपर तो उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं, 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। और नज़ला या ज़ुकाम या खांसी है तो उसमें होम रेमेडीज़ भी दे सकते हैं, या कोई एक एंटी एलर्जिक 5 दिन के लिए दे सकते हैं। इसमें सिट्रीज़िन या सिट्रीज़िन का कोई भी प्रिपरेशन हो जो 24 घंटे में एक दफ़ा दिया जाता है वो दे देंगे, 4 या 5 दिन वो सही हो जाएगा। घरेलू इलाज में आपको नीम गर्म पानी 1 कप ले लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, वो दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं। दिन में 1 दफ़ा आप चिकन सूप बना दें काली मिर्च या अदरक वाला, तो वो दे सकते हैं, वो भी इनकी सिम्टम्स को दूर कर देगा। अच्छा, अब वो बच्चे जिनको बुखार परसिस्ट करता है, जिनको बॉडी में पेन भी हो रहे हैं, जिनको सांस में भी तकलीफ़ होती है, इनको हॉस्पिटल में, ये वो कहते हैं जिनको सीरियस, वो 5% से कम जो बच्चे वो सीरियस, इनको हमें हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो सपोर्ट दी जाए। और ये वो बच्चे हैं जो ऑक्सीजन की सपोर्ट से 5-6 दिन में सही हो जाते हैं, उनमें भी किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब वो रह गए क्रिटिकल। तो क्रिटिकल वालों के साथ हमें कोई तजुर्बा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको फौरी तौर पे किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के आईसीयू में इनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन सपोर्ट भी मिले, इनकी न्यूट्रिशन भी मेंटेन सही हो और उनको बवक्त ज़रूरत उनको वहाँ वेंटिलेटर पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
अच्छा, वहाँ हमें इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम चूँकि मेनली फैमिली लेवल पे हम ये बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते कि कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी एंटीवायरल ड्रग्स इनको दी जाती हैं। इस वक्त 2-3 एंटीवायरल ड्रग्स अप्रूव हुई हैं। अमेरिका में जो अप्रूव हुई है FDA की तरफ से, वो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर पहले एंटीवायरल ड्रग प्रूव हो चुका है, इसमें भी ये कामयाब है। उन बड़ों में और उन बच्चों में जो क्रिटिकल हैं, उनमें रेमडेसिविर काम आती है। उनकी क्रिटिकल कंडीशन को बड़ी जल्दी वो उसमें रिकवर हो जाती है। रेमडेसिविर यूज़ की जा सकती है, लेकिन हम इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि किस तरह देते हैं, कितने डोज में देते हैं, कितने दिन तक जाते हैं, क्योंकि ये उन लोगों का काम है जो स्पेशलाइज केयर देते हैं क्रिटिकल यूनिट में या स्पेशल केयर यूनिट में, या जो पे जाने वाले हों, वेंटिलेटर पे जाने, उनके लिए जो इस्तेमाल करते हैं। उनमें जो एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, उसमें एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है या क्योर भी करती है। चूँकि एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी, इन बच्चों में निमोनिया बड़ी जल्दी होता है और उसमें हमें बैक्टीरियल कवर भी देना पड़ता है। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस हैं जो घर पे कर सकते हैं और पेशेंट डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, और जिनको ट्रांसफ़र करना है उनकी भी हमने आज गाइडलाइन डिस्कस की कि किसको ट्रांसफ़र करना है, और ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ क्या क्या केयर की जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।